नमस्ते दोस्तों। मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि जेआरएफ होल्डर पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्किनर क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि दिया था बीएफ स्किनर जी ने। ये स्किनर बॉक्स या इसको ऑपरेंट चैम्बर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक बॉक्स होता है और जिसके अंदर किसी एक जानवर को बंद कर दिया जाता है और उसमें एक लीवर लगाया जाता है, और जब वो जानवर जा करके उस लीवर पे चढ़ जाता है या उस पर कूदने का प्रयास करता है तो उसके लिए भोजन बार अंदर आ जाता है, और जब वो यही प्रक्रिया बार बार करके देखता है तो उसके लिए बार बार भोजन अंदर आता रहता है। इसे ही स्किनर बॉक्स या ऑपरेंट चेम्बर कहते हैं। यह एक साधारण बॉक्स जिसके एक सिरे पर एक डिवाइस होता है, वही लीवर उसको कहते हैं, जिसे बॉक्स में मौजूद जानवर चला सकता है। इन्होंने ये जो प्रयोग था उसको रैट, कैट और मंकीज़ पर करके देखा था एंड पीजन के ऊपर करके देखा था। जब वो चोंच मारते हैं उस लीवर पर तो उनके लिए भोजन आ जाता है। तो यही है आपका स्किनर क्लासिकल कंडीशनिंग। उसके बाद है प्रोग्राम्ड लर्निंग कॉन्सेप्ट। ये आपका इससे जो पिछला पेपर हुआ था आपका जून में, उसमें ये पूछा गया था कि प्रोग्राम्ड लर्निंग कॉन्सेप्ट दिया किसने था, और उसमें आपका मिलान करने वाला दिया गया था, जिसमें एक ऑप्शन आपका बीएफ स्किनर भी दिया गया था। इनके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं वो आपसे अभी कभी नहीं पूछे गए हैं। सिर्फ ये पूछा गया है कि प्रोग्राम्ड लर्निंग कॉन्सेप्ट दिया किसने है। तो अगर आपने नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख लेंगे कि प्रोग्राम लर्निंग कॉन्सेप्ट जो है बीएफ स्किनर ने दिया है। इसके आधार पर हो सकता है कि अभी कभी आपसे मिलाने वाला जब प्रश्न पूछे तो इस एक ऑप्शन की वजह से आपके ऑप्शन मैच द फॉलोइंग के सही हो जाए। इन्होंने 5 टाइप के फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए हैं, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक या कंफर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग और प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग है। बस इससे ज़्यादा कभी पूछा नहीं गया है। जो पूछा गया है मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। अगला है गैगने हायरार्की स्टेप मॉडल। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बने हैं। इनके टोटल 8 स्टेप हैं। आप इनके 8 के 8 स्टेप्स को चाहे आप तुरंत याद कर लीजिए, चाहे कॉपी में लिख करके जहां आप पढ़ रहे हैं कहीं चिपका लीजिए, या अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए और बाद में याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 8 के 8 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह से आपके ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर के कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से गैगने के हायरार्किकल जो स्टेप हैं ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। इनका जो ये दिया गया है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, पिछली बार यही पूछा गया था कि जो ये वर्बल एसोसिएशन लर्निंग है ये किससे रिलेटेड है, और उसमें सारे ऑप्शन में एक गैगने महोदय का भी नाम दिया गया था। तो अगर आपको इनके सारे स्टेप याद रहेंगे तो अगर आपसे बाद में ये पूछा जाए कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन किससे रिलेटेड है या सिग्नल लर्निंग किससे रिलेटेड है, या इन 8 में से कोई भी एक नाम दे दिया जाए, तो आप बता सकते हैं कि जो गैगने का हायरार्किकल स्टेप मॉडल है वो उसी से ये रिलेटेड है। और इसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर पर आता है वो आपका होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, सबसे निचला जो स्तर होता है वो होता है सिग्नल लर्निंग, उसके ऊपर जो स्तर होता है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस, उसके ऊपर होता है साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग, उसके ऊपर होता है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, उसके ऊपर होता है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, उसके बाद कॉन्सेप्ट लर्निंग, देन प्रिंसिपल लर्निंग और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। मैंने जो नोट्स बनाया था आपको मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपलोड भी कर दिया गया है, उसमें मैंने इस तरह से इसका नक्शा बनाया हुआ था। आप एक डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ लिखेंगे आप सिग्नल लर्निंग, यहाँ लिखेंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग या स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस, यहाँ लिखेंगे साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग, और इस तरह से आप 8 स्टेप बना करके 8 आप लोग लिख लेंगे, लेकिन सबसे नीचे सिग्नल लर्निंग को लिखेंगे। आपको मैंने शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके अलावा है रोजर बाइबी का ये 5E का मॉडल। तो ये पूछा गया है कि आपसे इसमें जो प्रश्न बनता है वो इस तरह से बनता है। आपको ये जो 5 आपको नाम दिख रहे हैं, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलैबोरेट और एबुलेट, तो अगर आप पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये आपसे हमेशा क्या करता है कि इसमें आपका ऊपर नीचे क्रम दे दिया जाता है। कभी एबुलेट का आगे कर दिया जाता है, कभी एक्सप्लोर को आगे कर दिया जाता है। तो आप ये प्रश्न तभी सही कर पाएंगे जब आपको 5 के 5 नाम अच्छे तरीके से लाइन से याद रहेगा। सबसे पहले तो आप ये याद करिएगा कि ये जो मॉडल है एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलैबोरेट और एबुलेट का, ये आपको दिया है रोजर बाइबी जी ने। इसको हम लोग बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम स्टडी कह सकते हैं, कहते हैं।
बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम स्टडी। ये टीम हुज प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इज रोजर बाइबी। ये 5B का मॉडल किसने दिया है? रोजर बाइबी जी ने दिया है। तो अब आपका सबसे पहला काम है कि आप इसको पांचों को लाइन से याद कर लेंगे। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट और एबुलेट। उसके बाद है अल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है। देखिए, मैं जब भी कोई थ्योरी की बात आती है मैं आपको इस तरह फोकस करती हूँ कि वो दिया किसने है, क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट इनकी थ्योरी और इनका नाम दे करके भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। तो इसको आप सोशल लर्निंग थ्योरी और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, इसको आप याद रखेंगे। उसके अलावा इसको बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और अब हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लर्निंग। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, सोशल लर्निंग थ्योरी दिया है अल्बर्ट बंडूरा जी ने। फिर उसके अलावा इसके 4 जो हैं वो आपके 4 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले आता है अटेंशन, और उसके बाद आता है रिटेंशन, उसके बाद रिप्रोडक्शन, और उसके आता है मोटिवेशन। इसको आप इस तरह से याद करेंगे, AR स्क्वायर एंड यम। इस तरह से मैंने याद किया हुआ था। अब आप जैसे आपको अच्छा लगे आप याद कर लीजिए। सबसे पहले आपका आएगा अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अगर आप 2022 से लेकर के 2025 तक के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे पेपर 1 के, तब आपको पता चलेगा कि ये आपसे कितनी बार घुमा करके पूछा गया है। मैं आपसे क्यों कहती हूँ कि आप 2022 से 25 तक के प्रश्न पत्र, क्योंकि मैंने भी वहीं से सॉल्व किया था। उसके पहले के जो प्रश्न पत्र आते थे वो आसान आते थे, इसलिए मुझे लगता है कि आपको उसके पहले जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 2022 से लेकर 2025 तक के प्रश्न लगा लेते हैं दिसंबर तक, तो आपके टोटल 116 प्रश्न पत्र हो जाते हैं, जो कि काफ़ी हैं। तो उसमें भी अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन को बार बार इसको क्रम से लगाने के लिए ये प्रश्न बना हुआ है। उसके अलावा है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं टीचर के? तो देखिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जैसे कि एक आपका MA में पढ़ने वाला स्टूडेंट हो गया और एक PhD क्वालिफाइड स्टूडेंट हो गया, और ये जब दोनों लोग पढ़ाएंगे तो टीचिंग में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैटर करता है। देन एक्सपीरियंस, एक कोई अभी फ्रेशर पढ़ाने आए और एक जिनके पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तो दोनों लोगों के पढ़ाने में आपका अंतर होगा। मोटिवेटिंग यानी प्रेरित करने की जो क्षमता है, किस तरह से क्लास में बच्चों को आप मोटिवेट कर पा रहे हैं, वो आपका मैटर करेगा। देन इकोनॉमिक फैक्टर, अब 2 टीचर हैं, एक टीचर हैं वो बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है, और एक टीचर हैं जो कि इकोनॉमिक उनका सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, तो शायद वो फैक्टर भी अफेक्ट करेगा। उसके अलावा मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, जो वो विषय पढ़ा रहे हैं उनमें उन्होंने कितनी मास्टरी, कितनी महारत हासिल करी है, इस पर भी मैटर करता है, ये भी अफेक्ट करेगा। देन कम्युनिकेशन स्किल्स, वो उनके अंदर नॉलेज तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो शायद वो टीचिंग उतना बेहतर ना कर पाएँ। उसके अलावा वैल्यू टीचिंग, यानी मूल्य आधारित शिक्षण होना चाहिए। उसके अलावा पर्सनालिटी ट्रेट्स, यानी व्यक्तित्व के गुण होने चाहिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज कितना भी है, ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अगर आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन अगर आपके पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, तब भी वो चीज़ें आप बच्चों को समझा नहीं पाएंगे। ये तो हो गया, वो फैक्टर हो गए जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं टीचर के। अब अगला है फैक्टर्स रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल। कौन कौन से सहायक सामग्री हैं जो कि रिलेटेड होते हैं? तो सबसे पहला सपोर्ट मटेरियल, जैसे कि लिखा है सपोर्ट मटेरियल अफेक्ट टीचिंग अकॉर्डिंग टू इट्स अवेलेबिलिटी और वैरायटी, क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। सहायक सामग्री टीचिंग को उसकी उपलब्धता, विविधता, गुणवत्ता और सटीकता के अनुसार प्रभावित करती है। तो कौन कौन से सपोर्ट मटेरियल हैं जो कि हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला हमारी आती है टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक अफेक्ट करती हैं। देन ई बुक्स, वॉल चार्ट्स, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, माइक, साउंड सिस्टम, वर्क बुक एंड डिक्शनरी, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर्स, लर्नर को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, सीखने वाले को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं? तो वो सबसे पहला मोटिवेशन लेवल, देन एज ग्रुप, देन प्रियोर नॉलेज, जो उनका पिछला नॉलेज है वो भी उनको अफेक्ट करता है। देन साइकोलॉजी, उनका जो मनोविज्ञान है वो भी उनको अफेक्ट करता है। प्रॉम्प्टनेस इन फीडबैक, यानी फीडबैक में वो कितनी तेज़ी से कार्य कर पाने, ये भी उनको अफेक्ट करता है। अगला है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़,
जिनमें कि आपका आ जाएगा प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, जिनमें कि आपका स्लाइड, फिल्म प्रोजेक्टर, फ्लैश कार्ड, स्पेसिमेंस, ग्लोब, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, 3D मॉडल्स। कितने बेहतरीन तरीके से आप उनको इंस्ट्रक्शनल चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोजेक्टेड चीज़ें, कि उनको पढ़ाई में वो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। और उसके अलावा नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, जैसे कि आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, चार्ट, पोस्टर, मैप, जिन चीज़ों का आमतौर पर विद्यालयों में इस्तेमाल किया जाता है, वाइट बोर्ड हो गया या रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन हो गया। अब आप खुद सोचिए कि एक बच्चा है जो कि प्रोजेक्टर के क्लास में पढ़ रहा है और एक बच्चा है जो कि चार्ट पेपर और बोर्ड की सहायता से पढ़ाई कर रहा है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएशन आएगा ही, कुछ ना कुछ समझने में अंतर आएगा ही, बस वही आप समझ लीजिए। उसके अलावा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, इंस्ट्रक्शनल सुविधाओं को चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला है नेचर ऑफ ऑडियंस, साइज ऑफ ऑडियंस, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ सब्जेक्टिव मैटर। ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ जो हैं जो उनको प्रभावित करती हैं। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, देन रिलेटिव कॉस्ट, ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड टीचिंग, यानी जो अब हम पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड टीचिंग, जिनमें ज्ञान और काम पर जोर दिया जाता है। एम्फेसाइजेस नॉलेज एंड वर्क, एम्फेसाइजेस डायरेक्ट टीचिंग, एक्सेप्ट पीपुल पैसिव रोल्स, छात्रों की निष्क्रिय भूमिका स्वीकार करता है। एम्फेसाइज फैक्चुअल लर्निंग, तथ्यात्मक सीखने पर जोर दिया जाता है। सेपरेट सब्जेक्ट मैटर, विषय अलग अलग होते हैं। एम्फेसाइजेस ओवर कंट्रोल, खुले नियंत्रण पर जोर दिया जाता है। डिपेंड्स मच ऑन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, बाहरी पुरस्कारों पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। डिसीजन मेकिंग इज फर्मली इन द टीचर्स हैंड, फैसले लेने का अधिकार पूरी तरह शिक्षक के हाथ में होता है। पीपुल्स वर्क इन कंपटीशन विथ ईच अदर, छात्र एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में काम करते हैं। रेगुलर टेस्टिंग इज यूज्ड, नियमित टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। फेवर्स ओनली द एबल चिल्ड्रेन एंड बिलीव्स इन स्ट्रिक्ट स्ट्रीमिंग, केवल काबिल बच्चों का पक्ष लिया जाता है और सख्त स्ट्रीमिंग में विश्वास किया जाता है। यूजेस सेपरेट इन क्लोज्ड रूम्स फॉर ईच क्लास एंड टीचर, हर क्लास और शिक्षक के लिए अलग बंद कमरे इस्तेमाल करता है। टीचर एज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ नॉलेज, शिक्षक ज्ञान बांटने वाला होता है। जो हमने इतनी सारी विशेषताएं पढ़ी वो ट्रेडिशनल टीचर सेंटर टीचिंग की थी, अर्थात जो पुराने समय में अगर आप देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमने जो पढ़ाई पहले शुरुआत के समय से की है, तो क्लास में जाना होता था, क्लास में जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं हमें वो चीज़ें पढ़नी होती थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये जोर देते थे कि आप चीज़ों को रटें, चीज़ों को आप याद करें, सीधा टीचिंग पे जोर दिया जाता था, आपके ज्ञान और काम पर जोर दिया जाता था। हम अपने टीचर के सामने उतना नहीं बोल सकते थे जो वो बोल रहे हैं, उस पर भरोसा करना होता था और सीख करके उन चीज़ों को याद करना होता था। अर्थात टीचर एक्टिव होते थे और स्टूडेंट जो होते थे वो पैसिव होते थे और तथ्यात्मक फैक्चुअल चीज़ें सिखाई जाती थी। विषय अलग अलग होते थे, खुले नियंत्रण पर जोर दिया जाता था, बाहरी पुस्तकों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता होती थी। फैसले लेने का अधिकार पूरी तरह शिक्षक के हाथ में होता था। लेकिन अगर आप वर्तमान समय की जो टीचिंग को देखेंगे तो उसमें सब कुछ बच्चा होता है, बच्चे के हिसाब से पढ़ाई करवाई जाती है। जो टीचिंग होती है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। देन हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव लर्नर सेंटर्ड टीचिंग, प्रगतिशील ICT शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण, यानी जो अब की टीचिंग हो रही है ICT बेस्ड, वो लर्नर सेंटर्ड होती है और पहले की जो टीचिंग होती थी वो टीचर सेंटर्ड होती थी। आजकल की पढ़ाई लिखाई में आप देखेंगे कि रुचि और खेल पर जोर दिया जाता है। एक बेल खेलने के लिए लगाया जाता है कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो साथ साथ उनको खेलने की भी आज़ादी दी जाए। एम्फेसाइजेस इंटरेस्ट एंड प्ले, एम्फेसाइजेस लर्निंग बाय डिस्कवरी, खोज करके सीखने पर जोर, यानी बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है ताकि वो प्रोजेक्ट को पूरा करें, प्रोजेक्ट को करें, उनको आनंद आए और साथ ही साथ में उनको सीखने पर भी जोर हो। एम्फेसाइजेस पीपल एक्टिव रोल्स, छात्रों की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया जाता है ताकि जितना टीचर मेहनत कर रहा है उतने बच्चे भी मेहनत करके और आगे जाएं। एम्फेसाइजेस क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, रचनात्मक अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट मैटर, एकीकृत विषय वस्तु पर जोर दिया जाता है। रिजेक्ट्स रिजिड फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के कठोर रूपों को अस्वीकार करता है। एम्फेसाइजेस इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन मोर देन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, बाहरी पुरस्कारों की तुलना में आंतरिक प्रेरणा पर अधिक जोर दिया जाता है। पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हैंड्स, छात्र सीखने की प्रक्रिया में फैसले लेने में हिस्सा लेते हैं, यानी कि अगर टीचर कोई फैसला लेता है तो उसमें स्टूडेंट की भी भूमिका होती है। पीपल्स वर्क कोऑपरेटिवली, छात्र मिलकर काम करते हैं, यानी छात्र उनके शिष्य मिलकर काम को करते हैं।
देयर इज लिटिल टेस्टिंग यूज्ड, बहुत कम टेस्टिंग का इस्तेमाल होता है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि सभी बच्चे बराबर हैं और टीचर हर व्यक्ति का सम्मान करता है। बिना किसी सख्त फिजिकल बाउंड्री के ओपन प्लान का इस्तेमाल किया जाता है और एक लर्निंग ग्रुप को दूसरे से अलग किया जाता है। टीचर बच्चों के एजुकेशनल अनुभव के लिए गाइड के तौर पर काम करता है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर मेथड। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर अब जो भी होगा वो टीचर होगा, मतलब टीचर एक्टिव होगा और स्टूडेंट पैसिव होगा। सेंटर ऑफ नॉलेज कौन है? टीचर है। ज्ञान का केंद्र कौन है? टीचर है। स्टूडेंट्स आर एम्प्टी वेसल, छात्र खाली बर्तन के समान है, उसमें जो कुछ भरने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है। स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स, वो जो पढ़ाने वाले हैं वो पहले से ही प्लान है, बस उनको आना है और क्लास में पढ़ा देना है। समेटिव इवैल्यूएशन, यानी वो पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद सब लास्ट में आपका पेपर होगा और फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये होता है समेटिव इवैल्यूएशन। देन पैसिव लर्निंग, यानी जो टीचर है वो एक्टिव है और स्टूडेंट कौन है? पैसिव है। यूनिलेटरल फ्लो ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक तरफा प्रवाह होता है। जब छात्र और टीचर में बातचीत होती है पढ़ाई के दौरान तो दोनों तरफ से ज्ञान का प्रवाह होता है, लेकिन जब एक तरफ से सिर्फ टीचर ही बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं तो ज्ञान का एक तरफा प्रवाह होता है। प्राइमरी एंड ओनली कम्युनिकेटर, यानी प्राथमिक और एकमात्र कम्युनिकेटर कौन होगा? टीचर होगा। एडवांटेज ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड, सबसे पहला क्लास जो है वो बहुत ही व्यवस्थित होगा, ऑर्डरली होगा। एंड क्वाइट क्लासरूम, यानी क्लास कैसा होगा? शांत होगा। देन बैरियर फ्री लेक्चर, टीचर को कोई भी बैरियर नहीं होता है, वो बैरियर फ्री होकर के लेक्चर देते हैं। नो एप्रीहेंशन ऑफ इनडिफरेंस ऑफ बाय लर्नर्स, सीखने वालों की तरफ से उदासीनता का कोई डर नहीं होता। मतलब कि अगर आपको क्लास पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके हिसाब से क्लास नहीं चलेगी। इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर्स बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग ऑन असाइनमेंट्स, यानी असाइनमेंट पर स्वतंत्र रूप से काम करने के कारण सीखने वालों का आत्मविश्वास बढ़ता है। मतलब आपको असाइनमेंट दिया जाता है, आपको उसे करना होता है और जब आप करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है कि आई कैन डू इट। यानी कि बच्चा जब खुद से किसी असाइनमेंट को पूरा करता है तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बुराई यही हैं। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज के बारे में, जो कि टीचर सेंटर मेथड की डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहला है अफेक्ट्स लर्नर कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, अगर सब कुछ टीचर ही पढ़ा रहा है, बच्चे को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस पर असर पड़ेगा। अफेक्ट्स लर्नर्स कम्युनिकेशन स्किल्स। देन प्रमोट्स रोट लर्निंग, यानी कि बच्चे रट्टू तोता के समान हो जाएंगे। आप उनको जो पढ़ाएंगे वो चीज़ें वो रट लिया करेंगे, उनको सोचने समझने की क्षमता नहीं मिलेगी। अगला है अटैक ऑन लर्नर्स लिबर्टी, यानी सीखने वालों की आज़ादी पर हमला होगा। बोरिंग क्लास हो जाएगी। ऑब्सोल्यूट, यानी ये सब पुराना मेथड है। जैसे कि हमने अपने ज़माने में पढ़ाई की होगी तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता था कि हम टीचर के सामने ज़्यादातर कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे और वो क्लास क्या होता है, फिर धीरे धीरे आपको नींद आने लगती है, बच्चे सोने लगते हैं क्योंकि उनको क्लास में उतना मज़ा नहीं आ रहा होता है। लेकिन जब आजकल आप पढ़ाई देखेंगे तो वहाँ टीचर और स्टूडेंट आपस में बातचीत करते रहते हैं और साथ ही साथ अगर वो प्रोजेक्ट दिए हैं तो उसको छात्र और टीचर मिल करके पूरा करते हैं, तो इससे क्लास जो है वो बहुत ही आनंदपूर्ण हो जाता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड, क्या क्या विशेषताएं हैं लर्नर सेंटर मेथड की? देखिए, किसी भी चीज़ में अच्छाई और बुराई यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होती हैं, तो हमें दोनों जानना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या विशेषताएं हैं। अगर विद्यार्थी के आधार पे कोई क्लास बनाया जा रहा है तो उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो डुअल रोल ऑफ टीचर, टीचर की दोहरी भूमिका हो जाएगी। सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, स्वायत्तता की भावना होगी। टीचर इज ए सोर्स, यहाँ शिक्षक जो होगा वो एक स्रोत के रूप में होगा। हेल्थी इक्वेशन, यानी स्वस्थ संबंध हो जाएगा। एक्टिव एंड डीप लर्निंग, देखिए जब लर्निंग सेंटर्ड टीचिंग होगी, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग होगी तो वहाँ पर एक्टिव एंड डीप लर्निंग होगा, सक्रिय और गहरी सीख मिलेगी। मोटिवेटेड टीचर एज वेल एज लर्नर्स, प्रेरित टीचर और सीखने वाले होंगे। मोटिवेटेड टीचर, यहाँ पर आपको जो टीचर मिलेंगे वो मोटिवेटेड होंगे, यानी बच्चों को मोटिवेट करने वाले होंगे जो कि लर्नर्स को मोटिवेट करेंगे। अकाउंटेबिलिटी ऑफ लर्नर्स, सीखने वाले की जवाबदेही होगी, वो जो चीज़ें सीख रहे हैं उसको वो अपने सेंसेस और अपने माइंड्स के बल पर सीख रहे हैं, अपने सोचने विचारने की क्षमता पर सीख रहे हैं, इसलिए वो उनकी जवाबदेही यहाँ पर बढ़ जाती है, वो चीज़ों पर और अच्छा रिस्पॉन्स कर पाते हैं। अगला है एडवांटेज ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या 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 इससे एडवांटेज होते हैं। तो स्किल फॉर लाइफ,
उनके अंदर जीवन जीने के लिए उनके अंदर कौशल का विकास होता है। इंडिपेंडेंट लर्नर, स्वतंत्र सीखने वाले वो बनते हैं। क्वालिटी इन्हेंसमेंट, गुणवत्ता में सुधार आता है। यूनिवर्सल बेनिफिट यानी सार्वभौमिक उनको लाभ मिलता है। अगर लर्नर सेंटर्ड चीज़ें हैं तो उनको वो यूनिवर्सल बेनिफिट देगा, लेकिन कुछ ना कुछ अब इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। प्रॉब्लमेटिक ग्रुप वर्किंग, समस्याग्रस्त ग्रुप वर्किंग आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लैश ऑफ ओपिनियन, जरूरी तो नहीं है कि जैसा एक बच्चा सोच रहा है दूसरा विद्यार्थी भी वैसे सोच रहा हो, तो जो उनके ओपिनियन हैं, विचार हैं, उनमें टकराहट देखने को मिलेगा। नॉइजी क्लासरूम, अगर सब कुछ बच्चे ही हैं क्लास में तो बच्चे तो क्लास में शोर करेंगे ही, यानी शोरगुल वाली क्लासरूम बन जाएगी। लॉस ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण में कमी आपको देखने को मिलेगा। टीचर सेंटर मेथड में लार्ज ग्रुप मेथड होता है, यानी कि जो शिक्षक आधारित विधि होती हैं वो उसमें बड़े ग्रुप के तरीके आपको देखने के लिए मिलेंगे। टीचर एक्टिव रोल, टीचर की एक्टिव भूमिका होगी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। स्टूडेंट पैसिव होगा। टीचर टॉक्स एंड स्टूडेंट लिसन, टीचर बात करते हैं और कुछ सुनता कौन है, विद्यार्थी सुनता है। स्टूडेंट वर्क अलोन, और छात्र जो होते हैं वो अकेले काम करते हैं। अगर टीचर ने उनको कोई काम दिया, होमवर्क दिया, तो बच्चे उसको अकेले पूरा करते हैं। टीचर चूज टॉपिक्स, और जो भी उनको पढ़ाना होता है वो कौन चुनता है, वो टीचर चुनता है। टीचर एवल्यूएट्स स्टूडेंट लर्निंग, शिक्षक छात्र की पढ़ाई का मूल्यांकन करते हैं। आपने जो पढ़ा, जो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपने कैसे क्या चीज़ें की हैं। क्लासरूम इज़ क्वाइट, लेकिन अगर टीचर क्लास में है तो क्लासरूम कैसा रहेगा, शांत रहेगा। लेक्चर मेथड का यहाँ यूज किया जाता है। टीम टीचिंग मेथड होता है। अब अगला हम देखेंगे लर्नर सेंटर्ड मेथड, जिनको कि हम लोग व्यक्तिगत विधि भी कह सकते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड कहते हैं। इसमें टीचर पैसिव होगा। अब यहाँ पर सब भूमिका किसकी रहेगी, देखिए दोनों में यही एक डिफरेंस है कि अगर टीचर सेंटर्ड मेथड है तो वहाँ पर जो लर्नर है वो पैसिव रहेगा, लेकिन अगर लर्नर सेंटर्ड मेथड है तो यहाँ टीचर पैसिव होगा और स्टूडेंट एक्टिव रोल में होगा। टीचर मॉडल्स स्टूडेंट इंटरेक्ट विथ इंस्ट्रक्टर एंड वन अनदर, शिक्षक मॉडल दिखाते हैं, छात्र इंस्ट्रक्टर और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। मतलब जब टीचर कोई मॉडल्स प्रस्तुत करता है तो उसमें स्टूडेंट और जो इंस्ट्रक्टर है दोनों में आपस में बातचीत होता है उस जो मॉडल दिखा रहे हैं उसके ऊपर। देन स्टूडेंट वर्क इन पेयर्स, इन ग्रुप्स और अलोन डिपेंडिंग ऑन द पर्पज ऑफ द एक्टिविटी, मतलब गतिविधि के उद्देश्य के आधार पर, उनका क्या गतिविधि होने वाला है इसके उद्देश्य के आधार पर वो या तो ग्रुप में काम करेंगे, जोड़े में काम करेंगे, पेयर्स में काम करेंगे, या फिर अकेले, जैसे उनको नीड्स है वो वैसे काम कर सकते हैं। स्टूडेंट हैव सम चॉइस ऑफ टॉपिक्स, स्टूडेंट के पास ये अधिकार है कि वो अपने टॉपिक्स खुद से चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट अपना मूल्यांकन अपने सीखने के आधार पर खुद कर सकते हैं और टीचर भी उनका मूल्यांकन कर सकता है। स्टूडेंट्स भी खुद अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और टीचर भी उनका मूल्यांकन कर सकता है। क्लासरूम इज ऑफन नॉइजी एंड बिजी, अगर सब कुछ बच्चा ही है तो क्लास में शोरगुल जरूर होगा और वो व्यस्त क्लास भी होगा। असाइनमेंट्स और ह्यूरिस्टिक मेथड, यहाँ पर वो असाइनमेंट कर सकते हैं बच्चे, देन वो खुद से निर्देशित क्लास होगा। ह्यूरिस्टिक मेथड मतलब होता है कि खुद से सारी चीज़ों को प्लान करना, खुद से सारी चीज़ों को संभालना। अगला है मिक्स्ड मेथड, जिसमें आपको ये दोनों ही मेथड मिक्स मिलेंगे। स्मॉल ग्रुप मेथड, तो मिक्स्ड मेथड में आपको देखने के लिए मिलेगा ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, सेमिनार, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, ट्यूटोरियल, केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिक्स्ड मेथड में मिलेंगी। देन हम देखेंगे लर्नर सेंटर्ड में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क, थिंक पेयर शेयर, केस स्टडी आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग मिलेगा, इंटरेक्टिव वीडियो आप देखेंगे, देख के बच्चे सीखते हैं। ओपन लर्निंग होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड होता है। अब इसके बाद हम सीखेंगे ऑफलाइन टीचिंग मेथड वर्सेज ऑनलाइन टीचिंग मेथड, क्या क्या अंतर होते हैं ऑफलाइन टीचिंग मेथड में और ऑनलाइन टीचिंग मेथड में। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑफलाइन टीचिंग मेथड। जैसा कि हमने अपने ज़माने में पढ़ाई की होगी तो ऑफलाइन टीचिंग मेथड ही था, पहले कोई आईसीटी का यूज़ नहीं होता था, इसलिए आपको ये सीखने में बहुत ही आसानी होगी। इट इज़ टीचर फोकस्ड। अगर ऑफलाइन टीचिंग मेथड है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किसका होगा, टीचर का। टीचर इज़ द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मुख्य हिस्सा होता है। लर्निंग इज मोर पैसिव, और जो सीखना है वो कैसा होगा, वो पैसिव होगा, क्योंकि जब सब कुछ टीचर है तो स्टूडेंट होगा पैसिव, तो उनकी जो लर्निंग है वो भी पैसिव हो जाएगी। देयर आर फ्यूअर रोल्स फॉर लर्नर्स इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, यानी इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में सीखने वालों की भूमिका कम होती है। टीचर
कंसंट्रेट्स ऑन डिलीवरिंग नॉलेज एंड सब्जेक्ट कंटेंट। यहाँ पर जो टीचर होता है वो चाहता है कि वो अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सके, वो कंटेंट प्रोवाइड कराने पर ध्यान देता है। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इज़ वर्बल ओरिएंटेड एंड इज़ बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी मौखिक होती है और पढ़ाने के पारंपरिक तरीकों पर आधारित होती है। जिस तरह से पहले के लोग पढ़ते थे उसी तरह से दोबारा पढ़ाया जाए, उसे ही हम कहते हैं पारंपरिक तौर पर पढ़ना। मल्टीमीडिया में बी यूज्ड बट डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मेनली वर्बल। मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इंस्ट्रक्शन देना मुख्य रूप से मौखिक रूप से ही होता है। जो टीचर आते हैं वो आपको मौखिक रूप से किताबों में से देख करके या फिर मौखिक रूप से आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट इंटरेक्शन विद टेक्नोलॉजी इज लेस। टेक्नोलॉजी के साथ स्टूडेंट का इंटरेक्शन जो होता है बहुत ही कम होता है। फोकस ऑन फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर्स। टीचर और सीखने वाले के बीच आमने सामने के इंटरेक्शन पर फोकस होता है। जब अगर आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप टीचर की आंखों में आंखें डाल के ही पढ़िए। ऐसा तो आपने अपने समय में भी देखा होगा और यही होता है ऑफलाइन मेथड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेस चांस फॉर मोटिवेशन एंड सेल्फ लर्निंग। मोटिवेशन और खुद से सीखने का मौका कम होता है। मोर यूज ऑफ ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ टीचिंग। पढ़ाने के पारंपरिक तरीकों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट इज लेस, यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल उपकरण हैं उनका कम इस्तेमाल होता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर इज लिमिटेड। स्टूडेंट और टीचर के बीच इंटरेक्शन मौका जो होता है वो लिमिटेड होता है, यानी सीमित होता है। ड्यूरेशन एंड पीरियड ऑफ स्टडी इज फिक्स्ड। यहाँ पर जो पढ़ाई का जो घंटा होता है कि आपको 8 बजे जाना है, 1 बजे विद्यालय से आना है, ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। एंड रिजिड इन कैरेक्टर, और स्वभाव से कठोर होता है। अगर आपके ऊपर नियम कानून लागू कर दिया जाएगा कि आप 8 बजे से जाएंगे, 1 बजे आएंगे, आपका हर जो बेल है वो आधे घंटे का होगा और आधे घंटे में ही आपको एक विषय को सीखना है, तो ये स्वभाव से कठोर होता है, रिजिड इन कैरेक्टर। अगला है ऑनलाइन टीचिंग मेथड। जैसे कि आजकल की पढ़ाई होती है, अब जैसे आप बैठ करके अपने घर पे और मेरी वीडियो देख करके पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, तो ये ऑनलाइन टीचिंग मेथड ही तो है। इट इज़ लर्नर फोकस। यहाँ सीखने वाले पर ये केंद्रित होता है ऑनलाइन टीचिंग मेथड। लर्नर इज द सेंट्रल फोकस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि सीखने वाला पढ़ाने सीखने की प्रक्रिया का मुख्य केंद्र होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर ये पीपीटी बनाई गई है तो आपको ध्यान में रखते हुए तो चीज़ें बनाई गई हैं, यानी कि सब कुछ यहाँ पर कौन होता है, लर्नर होता है। लर्निंग इज मोर एक्टिव एंड रोल ऑफ लर्नर इज मोर इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। सीखना ज़्यादा एक्टिव होता है और सिखाने की प्रक्रिया में सीखने वाले की भूमिका ज़्यादा होती है। टीचर हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। शिक्षक ज्ञान के निर्माण में मदद करता है। यहाँ पर टीचर सब कुछ नहीं होता है, यहाँ स्टूडेंट सब कुछ होता है, टीचर हेल्प के लिए होता है। लेस फोकस ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज मेक यूज ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। मौखिक निर्देशों पर कम ध्यान दिया जाता है। सिखाने की रणनीतियाँ पढ़ाने के अलग अलग तरीकों और विधियों का इस्तेमाल करती हैं। मल्टीमीडिया आर यूज्ड इन वेराइटी ऑफ वेज। यहाँ पर मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाता है। आपके लिए बहुत अच्छे मल्टीमीडिया का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन तरीके से सीख पाएँ। स्टूडेंट इंटरेक्शन विथ टेक्नोलॉजी इज मोर। छात्रों का टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर्स इज लेस। शिक्षक और सीखने वालों के बीच आमने सामने बातचीत का मौका कम होता है। जैसे अभी आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो मैं आपको फेस टू फेस नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप क्लास को पढ़ पा रहे हैं। मतलब आमने सामने हमारी बातचीत बहुत कम हो रही है, फिर भी आप पढ़ पा रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर ऑनलाइन टीचिंग मेथड है तो वहाँ पर आमने सामने की बातचीत का मौका कम होता है। इट गिव्स लर्नर्स चांसेस फॉर सेल्फ लर्निंग एंड मोटिवेशन। ये सीखने वालों को खुद सीखने और मोटिवेशन का मौका देता है। आप इस क्लास को देख रहे हैं, उसका आप किस तरह से फ़ायदा उठा पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह सीखने वाले को खुद सीखने और मोटिवेशन के मौके देता है। इट गिव्स लर्नर्स चांसेस फॉर सेल्फ लर्निंग एंड मोटिवेशन। मेक्स यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन। सिखाने की नई तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाता है। टीचर बार बार ये प्रयास करता है कि आपको कौन कौन से नए मेथड से पढ़ाया जाए ताकि आपकी टीचिंग और इफेक्टिव हो।
यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मोर, तकनीकी उपकरणों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज मोर, शिक्षक और छात्र के बीच बातचीत का मौका ज़्यादा होता है। ड्यूरेशन एंड पीरियड ऑफ स्टडी इज नॉट फिक्स्ड, यहाँ पर पढ़ाई की अवधि और समय तय नहीं होता। अगर आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो आप रात को 12 बजे भी बैठ के वो क्लासेस देख सकते हैं, दिन के 1 बजे भी देख सकते हैं, सुबह 8 बजे भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन टीचिंग में जो समय होता है वो निश्चित नहीं होता है, और ऑफलाइन टीचिंग में समय निर्धारित होता है कि अगर आपको इतने बजे जाना है तो इतने बजे क्लास से वापस आना है, सब कुछ फिक्स होता है। जो आपका ऑनलाइन टीचिंग होता है उसमें समय जो होता है, ड्यूरेशन एंड पीरियड ऑफ स्टडी इज नॉट फिक्स्ड, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है। फ्लेक्सिबल इन नेचर, यानी प्रकृति में लचीला होता है। तो आज हमने काफ़ी बड़ी क्लासेस कर ली हैं, अब इसके आगे की जो क्लासेस हैं वो हम कल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।